नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की, और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इस सीरीज में हम क्या करें, इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करें। इसमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग से वीडियो दे रहे हैं हम, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग से सेपरेट वीडियो लेकर के आ रहे हैं, ताकि किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, तो यहाँ पे हम काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस है वो लेकर के आते हैं। एक तो वो क्वेश्चन इसमें हम इंक्लूड करें जो आपके बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं, यानी कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूसली पर्टिकुलर चैप्टर से रिपीट होते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम इस सीरीज में इंक्लूड करें। सेकेंड, वो क्वेश्चन जो चैप्टर के मेन थीम या फिर कंसेप्ट को कवर करते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम इंक्लूड करें। और थर्ड टाइप के वो क्वेश्चन है जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो बोर्ड का फोकस है वो फोकस रहता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर भी, जिसको आप HOT क्वेश्चंस भी बोलते हो। तो उस टाइप के क्वेश्चंस है उनको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, यानी कि एक कंप्लीट पैकेज होता है। इसके थ्रू आप पूरे अच्छे तरीके से रिवीजन भी कर सकते हो, यानी कि इसको हम रिवीजन बैच भी कह सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपने अच्छे से चैप्टर के कंसेप्ट को समझ लिया, तो ये जो सीरीज है वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी लेकर के आएगी कि हाँ, पूरा चैप्टर मैंने कर लिया है, और उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, ये सारे कंसेप्ट, ये सारे क्वेश्चंस मुझे अच्छे से आते हैं। एक और चीज़ कि यहाँ पे जो ये हमारी सीरीज है, इस सीरीज में हम प्रेजेंटेशन के ऊपर भी फोकस करें, यानी कि आपके क्वेश्चंस के आंसर को कैसे देना है, सिंप्लीफाई लैंग्वेज में हम लेकर के आते हैं, ताकि आप इजीली इन कंसेप्ट को न केवल समझ पाओ बल्कि अच्छे तरीके से इनको राइट कर पाओ। यानी कि हमारा सिर्फ फोकस ये नहीं कि आपको आंसर देना या सिर्फ आपको सिर्फ क्वेश्चंस हमें बताने कि भाई इनके ऊपर फोकस करना, बल्कि ये भी हम फोकस करें कि ताकि अच्छे से आप उसको रिप्रेजेंट कर पाओ, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन है वो भी मैटर करती है एग्जाम में। ओके, और लैंग्वेज हम बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लेकर के आते हैं, ताकि हर बच्चे के लिए वो समझना आसान रहे। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा पोल साइंस, जिसको आप सिविक्स भी कह देते हो। ओके, पोल साइंस का फर्स्ट चैप्टर रहेगा सत्ता की साझेदारी। ओके, तो इस चैप्टर के हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 मार्कर क्वेश्चन की, उसके बाद हम बात करेंगे 2 या 3 मार्कर क्वेश्चन की, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंड में जो 5 मार्कर क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर में से। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लियर? तो इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन बनेगा कि बेल्जियम में बहुसंख्यक के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है, हमें बताना है। ओके, बेल्जियम के हमने इस चैप्टर में क्या किया है, ये जो हमारा सत्ता की साझेदारी चैप्टर है, इसमें हमने ये समझा है कि जो पावर शेयरिंग है, जो सत्ता की साझेदारी है, वो क्यों जरूरी है। और इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने 2 कहानियां की है। एक तो बेल्जियम की कहानी को हमने समझा, और दूसरी श्रीलंका की कहानी है। दोनों कहानियों से बहुत अच्छे से हमने समझा कि भाई सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है और इस तरीके से की जा सकती है। तो यहाँ बेल्जियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया कि बेल्जियम में बहुसंख्यक के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वो है डच भाषा। देखिए, बेल्जियम में 3 भाषाएं बोली जाती है। 59% जो लोग हैं वहाँ के वो डच भाषा बोलते हैं, 40% जो लोग हैं वहाँ के वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और रेस्ट ऑफ द 1%, 1% जो लोग हैं वो वहाँ के जर्मन भाषी है। ठीक, तो वहाँ पर बहुसंख्यक जो समुदाय है वो डच भाषी है, यानी कि वो डच भाषा को बोलते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा हमारा प्रश्न है कि बेल्जियम में कौन सा समुदाय अधिक धनवान और शक्तिशाली था। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी समुदाय, यानी कि फ्रेंच भाषी समुदाय है वो अल्पसंख्यक है। ओके, 40% है वहाँ पर, यानी कि जो बहुसंख्यक कौन सा है, बहुसंख्यक तो डच हो गया क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है, 59% है। तो जो 40% हो गया तो वो क्या हो गया, अल्पसंख्यक हो गया। तो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी जो समुदाय है वो वहाँ पर अधिक धनवान है, अधिक शक्तिशाली, अधिक पढ़ा लिखा है, और वहाँ के लगभग व्यापार है उसके ऊपर भी उन्हीं का ही दबदबा है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, थर्ड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो श्रीलंका की अगर बात की जाए तो ये 1948 में आज़ाद हुआ था, यानी कि हमारे देश की आज़ादी के लगभग 1 वर्ष के बाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला जो क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन है बहुसंख्यक से आप क्या समझते हो। ये टर्म इस चैप्टर में काफ़ी बार यूज़ की गई कि ये बहुसंख्यक क्या होता है। तो जब बहुसंख्यक समुदाय, यानी कि बहुसंख्यक क्या होता है, कि यहाँ पे बहुसंख्यक नहीं पूछा, बहुसंख्यकवाद पूछा। बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हो। तो जब इससे पहले एक और चीज़ पे आ जाते हैं कि भाई ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या होता है, कि जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है वो बहुसंख्यक होता है। मान लीजिए कि आपके
स्कूल में आपकी क्लास में 5 जगह से बच्चे आते हैं, तो जिस कॉलोनी से सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं वो बहुसंख्यक कहलाएंगे, और जहाँ से सबसे कम आते हैं यानी कि बाकी सारे सारे अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ओके, तो बहुसंख्यक समुदाय का मतलब वो एक ही होगा, क्लियर, यानी कि जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो, और बाकी सभी अल्पसंख्यक हो गए। तो यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा गया बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक क्या होता है, हमसे पूछा गया बहुसंख्यकवाद क्या होता है। तो जब बहुसंख्यक जो समुदाय है जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है वो अपने अनुसार शासन करता है, अपनी मर्जी चलाता है, और अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी आवश्यकताओं का या फिर उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं करता है, तो उसे बोलते हैं हम बहुसंख्यकवाद। ओके, जैसे श्रीलंका की कहानी में हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि वहाँ का जो बहुसंख्यक समुदाय, सिंगली भाषी जो समुदाय है वो क्या करता है, वो अपनी मर्जी चलाता है, और जो अल्पसंख्यक तमिल भाषी समुदाय है उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। वो क्या था, वो बहुसंख्यकवाद था। यानी कि जब बहुसंख्यक जो समुदाय है वो अपनी मर्जी के अनुसार शासन चलाता है, अल्पसंख्यक समुदाय है उनकी आवश्यकताओं उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं करता है, तो उसे बोलते हैं हम बहुसंख्यकवाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला जो प्रश्न है कि बेल्जियम में 2 प्रमुख भाषाएं कौन सी है, ये हमें बताना है। तो बेल्जियम में 2 प्रमुख भाषाएं हैं, वो है फ्रेंच और डच। ओके, डच भाषी 59% है, 59% है, और फ्रेंच भाषी हैं वो 40% यानी कि 40% है। ठीक, तीसरी भाषा रह गई, और तीसरी जो भाषा है वो है जर्मन भाषा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, अगला हमारा प्रश्न है कि बेल्जियम की राजधानी का नाम बताइए, हमें बताना है। तो बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। ओके, बेल्जियम की राजधानी कौन सी है, ब्रुसेल्स है, जो इस वक्त यूरोपियन यूनियन की भी कैपिटल है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, 7th क्वेश्चन दिया गया, श्रीलंका में तमिलों के 2 समूह के नाम बताना है। श्रीलंका में देखिए भाषा के आधार पर अगर बात की जाए तो 2 समूह थे, सिंगली भाषी 74%, ओके, और 18% जो लोग थे वो वहां पर कौन से हैं, वो तमिल भाषी है। अब तमिल भाषी उसमें भी 2 समूह है, श्रीलंकन तमिल और भारतीय तमिल। 13% है वहां पे श्रीलंकन तमिल और 5% है वहां पे भारतीय तमिल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, श्रीलंकन तमिल है जो वहां के ओरिजिनल लोग हैं, एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि भाई वहीं के, वो वहीं के नेटिव लोग हैं वो, क्लियर। और भारतीय तमिल कौन से हैं, जो तमिलनाडु से वहां चले गए थे, कब, उपनिवेशिक शासन के दौरान, वहां के चाय के बागानों में काम करने के लिए, और उसके बाद वहीं बस गए। ओके, तो वहां पर जो 18% तमिल भाषी लोग हैं उसमें भी 2 समूह है, श्रीलंकन तमिल जो 13% है और भारतीय तमिल जो 5% है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया कि बेल्जियम के संविधान में 1970 से 1993 के बीच में कितने संशोधन किए गए, ये हमें बताना है। 1970 से 1993 के बीच में वहां के संविधान में कितने संशोधन किए गए, ये हमें बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा 4 बार, यानी कि 4 बार है वहां संशोधन किए गए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, क्लियर। तो 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किया गया। उसके बाद 9th क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, बेल्जियम में तीसरे प्रकार की सरकार कौन सी है। तो तीसरे प्रकार की सरकार है वहां पर सामुदायिक सरकार। देखिए, एक केंद्रीय सरकार है, क्लियर, राज्यों की सरकार है, और एक अलग टाइप की भी सरकार है, थर्ड टाइप की गवर्नमेंट है, वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट या फिर सामुदायिक सरकार है। जो ये सामुदायिक सरकार है ये अलग अलग समुदायों की अलग अलग है, जैसे फ्रेंच भाषी की अलग है, डच भाषी की अलग है, जर्मन भाषी की अलग अलग है, और उनके भाषा, संस्कृति, शिक्षा संबंधित डिसीजन है वो यही गवर्नमेंट लेती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन रहेगा, 10th जो क्वेश्चन दिया गया, अगला प्रश्न है हमारा कि श्रीलंका में सिंहला जो भाषा है, इसको सिंगला भाषा भी आप कह सकते हो, प्रोनाउंसिएशन दोनों टाइप की रहेगी, कि श्रीलंका में जो सिंगला भाषा है उसको कब एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था, ये हमें बताना है। तो ये 1956 में, यानी कि इसी भाषा को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, और जो तमिल लैंग्वेज है उसको एक तरीके से इग्नोर कर दिया गया, और यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। यानी कि इन्होंने सत्ता की साझेदारी नहीं की, पावर शेयरिंग नहीं की, इन्होंने कहा कि भाई हमारी चलेगी, और वहीं से गड़बड़ होती है वहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, 11वां प्रश्न है कि किस धर्म को श्रीलंका में राजकीय धर्म घोषित किया गया। तो बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया गया था, यानी कि इससे भी ये लगा कि जो बाकी धर्म है उनको वहां पर इग्नोर कर दिया गया। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है कंप्लीट चैप्टर है, ये कंप्लीट चैप्टर हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरी चीज़, इस चैप्टर के जितने भी MCQs क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। ठीक, यहाँ पे हम डिस्कस करें जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ वही। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, अगला क्वेश्चन है गृह युद्ध क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा 1 मार्कर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज में।
तो यहाँ पे है कि किसी देश के दो समुदायों जो समूह के बीच में जो हिंसक तनाव है उसे हम कहते हैं गृह युद्ध। सिविल वॉर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। सिविल वॉर क्या होता है कि किसी भी देश के दो समुदाय कह लीजिए या दो समूह कह लीजिए, वो किसी भी टाइप के भाषाई समूह हो सकते हैं, धार्मिक समूह हो सकते हैं, ठीक, सांस्कृतिक समूह हो सकते हैं, अगर उनके बीच में हिंसा हो जाए, ओके, तो उसको हम कहेंगे गृह युद्ध, ठीक। यानी कि हिंसा का मतलब समझ रहे हो ना, कि हिंसा हो गई, तोड़ फोड़ पे आ गए, एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू हो गए, तो उसे हम गृह युद्ध कहेंगे। क्लियर। तो श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में यही गृह युद्ध का सामना करना पड़ा था। एक लंबे समय तक गृह युद्ध चला था, जिसमें चाहे वो तमिल भाषी हो चाहे वो सिंगली भाषी हो, दोनों समुदायों के हैं हजारों लोग थे वो मारे गए थे। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के 1 मार्कर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर इसी चैप्टर के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो 3 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया, 3 मार्कर क्वेश्चन ऊपर लिखना था। तो इसमें पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्कर क्वेश्चन में रहेगा कि बेल्जियम के निर्जातीय संगठन पर एक नोट लिखना में। क्लियर। निर्जातीय समझते हो ना, यानी कि वहां पर जातीय बनावट कह लीजिए, यानी कि किस प्रकार के समूह वहां पर है। तो यहाँ पर भाषाई समूह की हमें मुख्य तौर पे बात करनी है कि वहां पर किस तरीके से विभिन्नता पाई जाती है। ओके, तो बेल्जियम के निर्जातीय संगठन पर एक नोट लिखिए। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे हम। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी कि अगर हम साइज की बात करें तो हरियाणा की इक्वल है, और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो हरियाणा से लगभग आधी आ जाती है इसकी पॉपुलेशन, ठीक। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। इस छोटे से देश की जातीय संरचना है वो काफ़ी जटिल है, ओके, उलझी हुई है। इंडिया से कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वैसे उलझी हुई है। कैसे कि यहाँ की जो आबादी है उस कुल आबादी में से, कुल जनसंख्या में से 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं, यानी कि 59% डच भाषी है। अगर इतना भी याद रख लो, फ्लेमिश याद ना रहे तो भी चलेगा, ठीक। और वहाँ पर 40% जो लोग हैं वो वेलोनिया में रहते हैं, वो फ्रेंच भाषी है, और 1% जो लोग हैं वो जर्मन भाषी है। यानी कि वहाँ पर 3 प्रमुख भाषाई समूह रहते हैं। 59% डच भाषी है, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, 40% है वो वेलोनिया में रहते हैं, वो फ्रेंच भाषी है, और 1% जो लोग हैं वो जर्मन भाषी यानी कि जर्मन भाषा को बोलते हैं। इसके अलावा बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कुछ अलग ही कहानी है, वहाँ पे अलग ही सीन है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% जो लोग हैं वो डच बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया बेल्जियम का निर्जातीय संगठन, यानी कि वहाँ की जातीय बनावट कैसी है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, 3 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया कि श्रीलंका के निर्जातीय संगठन पर नोट लिखिए। हमें बताना है श्रीलंका में जातीय बनावट कैसी है। तो श्रीलंका एक द्वीपीय राष्ट्र है जो भारत के दक्षिण में है, और यहाँ की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास है, यानी कि दिल्ली के आसपास की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास दिल्ली की पॉपुलेशन है, उतनी ही श्रीलंका की पॉपुलेशन है। यहाँ पे प्रमुख जो सामाजिक समूह है वो है सिंगली भाषी, 74% लोग हैं जो सिंगली भाषा को बोलते हैं, और यहाँ पर 18% जो लोग हैं वो तमिल भाषा को बोलते हैं। यानी कि भाषा के आधार पे 2 समूह वहाँ पे, सिंगली भाषी 74% और तमिल भाषी हैं वो 18%। जो तमिल है उसके 2 हम कह सकते हैं कि सब ग्रुप बने हुए हैं। श्रीलंकाई तमिल है जो 13% है, ठीक। वो श्रीलंकाई तमिल कौन से हैं, जो देश के मूल निवासी है, नेटिव लोग हैं वहाँ के, ओके। और भारतीय तमिल है वो 5% है। ये भारत से उपनिवेशिक काल में वहाँ पर चाय के बागान वगैरह में काम करने के लिए चले गए थे, उसके बाद वहीं बस गए थे, ओके। यानी कि यहाँ पर 2 सामाजिक समूह, सिंगली भाषी 74% और तमिल भाषी है वो 18% है, ठीक। और जो तमिल है उनको हम 2 ग्रुप में, 2 समूह में बांट सकते हैं। उसमें से 13% श्रीलंकाई तमिल है जो तमिल वहाँ के मूल निवासी है, और भारतीय तमिल है वहाँ के 5% जो कि अंग्रेजी शासन के दौरान यहाँ भारत से, तमिलनाडु से वहाँ शिफ्ट हो गए थे, ओके। यहाँ देखिए ये मैप में भी आप देख सकते हो कि ये जो ऑरेंज कलर से दिया गया ये यहाँ पर दिया गया है श्रीलंकन तमिल्स का इलाका, और ये जो इलाका है, ये इलाका जो डार्क ब्राउन कलर से दिया गया ये इलाका है जो इंडियन तमिल्स है, और येलो कलर में यहाँ पे सिंगलीज आ जाते हैं। क्लियर। तो ये हो गया कि वहाँ पर किस टाइप से लोग रहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी अगर हम बात करें तो कुछ और भी ताना बाना यहाँ को उलझा हुआ है। यहाँ पे अधिकांश, अगर धर्म के आधार पे बात करें तो अधिकांश जो सिंगली भाषी है वो बौद्ध लोग हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि अधिकांश जो तमिल हैं, तमिल भाषी, वो या तो हिंदू है या फिर वो मुस्लिम है, और लगभग 7%
50% के आसपास वहाँ पर ईसाई भी हैं। जो ईसाई है वो तमिल भी भाषा बोलते हैं और सिंगली भाषा भी बोलते हैं, यानी कि काफ़ी पेचीदा सा मामला हो जाता है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या मामला है आगे नहीं जाना, सिर्फ हमें बताना है कि वहाँ के निर्जातीय संगठन कैसा है। क्लियर, समझ में आ गया ना कि सबसे पहले बताओगे श्रीलंका एक छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है जो भारत के दक्षिण में है। क्लियर, इतना बता दोगे। उसके बाद बताओगे कि यहाँ पे 2 प्रमुख समूह हैं, सिंगली भाषी 74% है और तमिल भाषी वो 18% है। फिर इनके बता दोगे कि 2 ग्रुप है, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। और उसके बाद बता दोगे कि अधिकांश सिंगली भाषी वो बौद्धिस्ट हैं और अधिकांश जो तमिल हैं वो या तो हिंदू है या फिर वो मुस्लिम है। क्लियर, तो यहाँ तक आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा 3 मार्कर में कि श्रीलंका में तमिल समुदाय को अलगाव क्यों महसूस हुआ, यानी कि जो तमिल समुदाय है उनको अलगाव सा महसूस हुआ, उन्हें लगा कि ये देश उनका नहीं है। ऐसा क्या हुआ था? तो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार जो चुनी गई थी, श्रीलंका क्या बना, एक लोकतांत्रिक देश बनता है। लोकतांत्रिक देश समझते हो ना, जहां पर जनता खुद अपनी सरकार को चुनती है। तो लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकार ने सिंगली वर्चस्व को स्थापित करने के लिए प्रमुख नीतिगत उपायों की एक श्रृंखला को अपनाया। कि वहां की सरकार ने क्या किया, क्योंकि 74% जो लोग हैं वो सिंगली भाषी है, ठीक, और जो कि बुद्धिस्ट है, तो उन्होंने अपना दबदबा बनाने के लिए कि हमें रोकने वाला कौन है, ठीक, कि हम अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे सरकार। तो उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कि वहां के लोगों को, जो श्रीलंकन जो तमिल हैं वहां के लोगों को, उनको अलगाव महसूस हुआ। कौन कौन से कदम उठाए? सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 1956 में सिंगली भाषा को एकमात्र आधिकारिक भाषा के तौर पर मान्यता दे दी, ठीक, यानी कि जो सिंगली भाषा है उसको 1956 में क्या किया, उन्होंने वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया और तमिल को इग्नोर कर दिया, ठीक। यहां से थोड़ी सी समस्या खड़ी होगी, यानी कि उनको कामकाज की भाषा सिंगली भाषा, प्रमोट करेंगे सिंगली भाषा को। तो पहला कदम तो ये उठाया था। सेकंड कदम क्या उठाया कि एक नया संविधान बनाया गया और संविधान के तहत ये भी डिक्लेयर कर दिया कि बौद्ध धर्म है उसकी रक्षा राज्य करेगा और उसको बढ़ावा देगा। यानी कि यूं कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म को वहां पर राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया गया, यानी कि हिंदू धर्म है या मुस्लिम है या फिर ईसाई धर्म है उनको वहां पर अगेन इग्नोर कर दिया गया। तीसरा, सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई जिससे कि विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज़ हो, उनमें चाहे एडमिशन का मामला हो, चाहे वो सरकारी नौकरियां की बात हो, तो वहां पर सिंगली आवेदकों के पक्ष में थी, यानी कि उनका फेवर किया जाता था, एक समानता का अधिकार नहीं दिया गया। तो इन सब नीतियों से क्या हुआ कि धीरे धीरे जो श्रीलंकाई तमिल भाषी थे उनमें अलगाव की भावना पैदा होगी कि हमें आपके साथ नहीं रहना है, और बाद में आगे चल करके सिविल वॉर भी होता है और अलग राज्य की डिमांड भी करना शुरू कर देते हैं, कि अलग राज्य मतलब अलग देश की डिमांड करना भी शुरू कर देते हैं। तो ये 3 कारण आपको बताने हैं, ठीक। सबसे पहले 1956 में सिंगली भाषा को एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, तमिल की अवहेलना कर दी गई। दूसरा ये था कि उन्होंने बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया, और तीसरा ये कि उस सरकार ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई जिससे कि सिंगली भाषियों को, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की बात हो या फिर सरकारी नौकरियां, तो उनमें उनको प्रेफरेंस दी जाती थी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न दिया गया 4th ये क्वेश्चन है, श्रीलंकाई तमिलों की 3 प्रमुख मांगे कौन सी थी, हमें बताना है। ओके, तो श्रीलंकाई तमिलों की 3 प्रमुख मांगे थी। एक तो प्रादेशिक स्वायत्तता की बात कर रहे थे, ओके, इसको हम बोलेंगे रीजनल ऑटोनॉमी। ओके, प्रादेशिक स्वायत्तता की बात कर रहे थे। प्रादेशिक स्वायत्तता क्या होती है कि मतलब उनको ये, जैसे हमने बेल्जियम की कहानी में समझा कि बेल्जियम में वेलोनिया था, फ्लेमिश रीजन थी, काफ़ी सारी शक्तियां केंद्र सरकार से लेकर के वहाँ की राज्य सरकारों को दे दी गई। उनको कहा कि भाई अपने अपने काम चलाओ आप। तो ये भी ऐसे डिमांड कर रहे थे कि ठीक है जी, आप अपना डिक्लेयर कर रहे हो, कोई बात नहीं, हमें कुछ अधिकार ज़्यादा दे दो, हम अपना सिस्टम चलाएंगे, रहेंगे श्रीलंका के साथ ही। तो एक तो वो रीजनल ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे कि उन्हें केंद्र सरकार से लेकर के कुछ अधिक शक्तियां दे दी जाए ताकि वो अपनी शासन व्यवस्था को खुद चला पाए। दूसरी उनकी डिमांड थी कि नौकरियों और शिक्षा में समानता होनी चाहिए, जो भेदभाव किया जा रहा है भाषा के आधार पर वो नहीं होना चाहिए। और तीसरी डिमांड थी कि तमिल भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। तो ये 3 प्रमुख उनकी मांगे थी, और इन्हीं मांगों को लेकर के आगे चल के सिविल वॉर होता है, गृह युद्ध होता है वहाँ का, ठीक। तो ये थे इस चैप्टर के 3 मार्कर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्कर क्वेश्चन की जो इस चैप्टर में से बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जस्ट ए मिनट, ये हमारा क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी क्यों वांछनीय है, ये हमें बताना है। सत्ता की साझेदारी क्यों वांछनीय है, वांछनीय मतलब कि क्यों ज़रूरत है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, क्यों होनी चाहिए,
ये कई तरीके से क्वेश्चन अलग अलग आ सकता है कि जैसे इसमें एक कहानी दी जा सकती है 2 लाइनों में कि सत्ता की साझेदारी नहीं की जा रही है। आपको क्या लगता है कि सत्ता की साझेदारी की जानी चाहिए? अगर की जानी चाहिए तो क्यों की जानी चाहिए? यानी कि इसका लैंग्वेज चेंज हो जाएगी लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा, आंसर, थीम, कंसेप्ट यही रहेगा। तो हमें बताना है कि सत्ता की साझेदारी यानी कि पावर शेयरिंग है, उसकी नीड क्यों होती है। तो सत्ता की साझेदारी अच्छी है क्योंकि ये सामाजिक समूहों के बीच में संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करती है। यानी कि सबसे पहला जो इसका कह सकते हैं कि क्यों आवश्यक है कि जो सामाजिक समूह होते हैं उनमें संघर्ष की संभावना वो कम रहती है अगर सत्ता की साझेदारी की जाए। अगर सत्ता की साझेदारी ना की जाए, मान लीजिए एक समुदाय का फेवर लिया जाता है, तो आपको पता है कि दूसरा समुदाय कभी ना कभी तो फूटेगा ना, कभी ना कभी तो गड़बड़ होगी। तो अगर सत्ता की साझेदारी की जाती है तो संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। जैसे देखिए कि क्लास में अगर एक ग्रुप है उसका टीचर फेवर लेना शुरू कर दे, फेवर ले, कभी ना कभी जो दूसरा ग्रुप है उसको ये लगेगा कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। ओके, तो ऐसे संघर्ष को टालने के लिए जरूरी है कि सत्ता की साझेदारी की जाए। दूसरा एक सामाजिक तनाव से बचने के लिए आमतौर पे मान लीजिए कि अगर सत्ता की साझेदारी नहीं की जा रही है, जैसे क्लास का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक समूह है उसका ज़्यादा फेवर लिया जा रहा है एक ग्रुप का और बाकी ग्रुप को इग्नोर किया जा रहा है, तो वो संबंध इतने अच्छे नहीं रहेंगे, आपस में ग्रुप बन जाएंगे। ठीक, तो जो सामाजिक तनाव है उससे बचने के लिए भी जरूरी है कि सत्ता की साझेदारी की जानी चाहिए। तीसरा, हिंसा या दंगों से बचने के लिए, जैसे हमने श्रीलंका में देखा कि अगर सत्ता की साझेदारी नहीं की जाती तो दो जो समुदाय होंगे या जो 2 से ज़्यादा जितने भी समुदाय होंगे उनके बीच में टकराव होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो वो कई बार हिंसा या दंगों का रूप भी ले लेती है। तो उससे बचने के लिए भी जरूरी है कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए। इसके साथ साथ देश के विभाजन को रोकने के लिए, जैसे यूगोस्लाविया है, एक कंट्री है, 7 टुकड़ों में बंट गया। श्रीलंका भी टुकड़ों में बंटने वाला था, नौबत आ गई थी क्योंकि सत्ता की साझेदारी नहीं की जा रही थी। तो देश की एकता के लिए, देश के विभाजन को रोकने के लिए जरूरी है कि सत्ता की साझेदारी की जाए। ऐसे समाज के विभाजन को रोकने के लिए, जहां पर पावर शेयरिंग नहीं होती वहां पे समाज भी 2 धड़ों में बंट जाता है, आपस में वो एक ही देश में, एक ही गली में, एक ही मोहल्ले में रहने के बावजूद भी उनमें वो प्यार नहीं आ पाता अगर सत्ता की साझेदारी ना की जाए। तो उसको अगर हमें अवॉइड करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पावर शेयरिंग की जाए। इसके साथ साथ शांति बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी है कि शांति अगर बनाए रखनी है अपने को देश में, समुदाय में, राज्य में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सत्ता की साझेदारी की जाए। इसके साथ साथ देश के एक समान विकास के लिए भी पावर शेयरिंग उतनी ज़रूरी है, क्योंकि जब सत्ता की साझेदारी होगी, सबके पास एक समान शक्तियाँ होगी, तभी तो देश का एक समान विकास हो पाएगा ना, वरना कुछ लोग तो पीछे रह जाएंगे और कुछ लोग आगे निकल जाएंगे। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए। इसके साथ साथ देश में राजनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, गड़बड़ होती रहेगी, सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी जरूरी है कि सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए, सबको एक बराबर हक, समानता, मौका मिलना चाहिए। इसके साथ साथ जो सत्ता की साझेदारी है वो लोकतंत्र की मूल भावना भी है, यानी कि शक्तियों का बंटवारा है वो लोकतंत्र की मूल भावना। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र लोगों का शासन है जिसमें लोग खुद अपने शासकों का चुनाव करते हैं। अब लोग खुद शासकों का चुनाव करेंगे, यानी कि लोगों के पास वास्तविक शक्तियां होनी चाहिए। और वास्तविक शक्तियां कैसी होनी चाहिए? लोकतंत्र यह कहता है एक समान होनी चाहिए। एक समान कब होगी? जब सत्ता की साझेदारी की जाएगी, पावर शेयरिंग की जाएगी। तो लोकतंत्र की ये मूल आत्मा भी है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं नैतिक कारण। ये नैतिक कारण बनता है सत्ता की साझेदारी का, कि लोकतंत्र की मूल आत्मा है सत्ता की साझेदारी। अगर हम सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग नहीं करें तो इट मीन्स दैट वहाँ पे डेमोक्रेसी है ही नहीं, लोकतंत्र ही नहीं है वही, क्योंकि उसकी नींव ही वहीं से शुरू होती है। ठीक, तो ये कुछ इजी से पॉइंट्स लिख सकते हो कि ये 5 मार्कर में आ जाता है। और जब 5 मार्कर में आता है तो हमें लगता है कि भाई एक ही कारण हमें समझ में आ रहा है कि देश की एकता के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन इस टाइप से आप इसको थोड़ा सा लंबा खींच सकते हो। हेडिंग के साथ लिखोगे तो ये और बेटर रहेगा आपके लिए। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा, अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इस चैप्टर में से, बेल्जियम के सत्ता की साझेदारी मॉडल पर हमें नोट लिखना है। ओके, यानी कि बेल्जियम का सत्ता की साझेदारी मॉडल क्या है वो हमें बताना है। तो बेल्जियम की अगर बात की जाए तो वहाँ पर सत्ता की साझेदारी का मॉडल है, न केवल कामयाब रहा है बल्कि बहुत ज़्यादा सफल भी रहा। तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसमें क्या कर सकते हो, अगर ये 5 मार्कर क्वेश्चन होता है, सबसे पहले बेल्जियम के निर्जातीय समूह या जातीय बनावट के बारे में आप बताइए कि बेल्जियम है यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास है। ओके, और वहाँ पर प्रमुख अगर सामाजिक समूह की बात करें तो वहाँ पे फ्रेंच भाषी 40%, डच भाषी 59% है 59%, और 1% लोग वहाँ पे जर्मन भाषी है।
जबकि ब्रुसेल्स, राजधानी ब्रुसेल्स की बात करें तो वहाँ 80% फ्रेंच भाषी है और 20% डच भाषी। तो ये बता करके फिर आप शुरू करोगे। बेल्जियम की सत्ता के साथ एक मॉडल का क्या है कि पहला कि नए संविधान के अनुसार केंद्र सरकार में डच और फ्रांसीसी भाषी मंत्रियों की संख्या एक बराबर होगी। यानी कि उन्होंने क्या किया कि दोनों समुदायों के बीच में तनातनी हो जाती है, तो उसको टालने के लिए वो एक नया मॉडल लेकर के आए सत्ता की साझेदारी का, जिसे बोलते हैं हम बेल्जियम का सत्ता की साझेदारी का मॉडल, बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग भी कह सकते हैं। ठीक, तो उस मॉडल में ऐसा क्या था कि दोनों समुदाय अब मिलकर के रहते हैं। कि क्या क्या चीज़ें थी वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो पहला ये कि नए संविधान के अनुसार या बेल्जियन मॉडल के अनुसार केंद्र सरकार में डच और फ्रांसीसी जो फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या एक बराबर होगी। यानी कि पहली चीज़ तो उन्होंने ये तय की कि भाई चाहे किसी भी भाषी के कितने ही लोग क्यों ना हो, जब सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें दोनों भाषी समुदायों के मंत्रियों की संख्या एक बराबर होगी। ठीक, हो गई ना सत्ता की साझेदारी, पहला तरीका ये किया। दूसरा कि जो केंद्र सरकार है उसकी कई सारी शक्तियां, पावर लेकर के देश के 2 इलाकों की राज्य सरकारों को दे दी गई। यानी कि वेलोनिया, फ्लेमिश रीजन, यानी कि फ्लेमिश रीजन जहाँ पे डच भाषी है, वेलोनिया जहाँ पे फ्रेंच भाषी रहते हैं, तो कई सारी पावर उनसे ली गई सेंट्रल गवर्नमेंट से और उन स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी गई। उनको कह दिया कि भाई आप कहते हो ना कि भेदभाव हो रहा, भेदभाव, ये लोग पकाओ और खाओ, आपको शक्तियाँ देगी, आप अपने अकॉर्डिंग चलाओ। ठीक, तो एक तरीका ये अपनाया गया, इससे भी उनकी शिकायतें दूर हो गई। हाँ जी, हमारे पास पावर है, हम अपना अपना चलाएंगे। ठीक, तीसरा ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार का गठन किया गया और इसमें भी दोनों समुदायों का एक समान प्रतिनिधित्व है। यानी कि ब्रुसेल्स में क्या किया गया, वहां पे अलग सरकार बना दी गई और वहां पर भी यही सुनिश्चित किया गया कि दोनों भाषी समुदायों के मंत्रियों की संख्या एक बराबर है। जैसे देश में हुआ है वैसे ही ब्रुसेल्स में भी सेटअप कर दिया गया। देखिए, देश की बात करें, पूरे देश में डच भाषी ज्यादा थे, वो मान गए कि चलो बराबर बराबर पे हम मान जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे फ्रेंच भाषी ज्यादा थे ब्रुसेल्स में, लेकिन क्योंकि वो देश के लिए माने थे तो उनको यहाँ पर मानना पड़ा। इसके साथ साथ एक और नई चीज वहां पे की गई कि एक भाषा समुदाय के लोगों के द्वारा चुनी गई वहां पर कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी प्रावधान किया गया। वहां पे सामुदायिक सरकार है, यानी कि फ्रेंच भाषी की अलग है, डच भाषी की अलग है और जर्मन भाषी के अलग है, उनकी अलग अलग एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना दी गई। और ये वहाँ के सांस्कृतिक, शैक्षिक या भाषा संबंधी जो निर्णय है वो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट लेती है। यानी कि अब वो ये भी आरोप नहीं लगा सकती कि हमारी भाषा को पीछे छोड़ दिया, हमारी कल्चर को पीछे छोड़ दिया, या फिर हमारी एजुकेशन का कौन सा मीडियम रहेगा, ये रहेगा। तो वो उनकी अलग अलग अपनी सरकारें बना देगी। हालांकि ये पेचीदा तो है, लेकिन वहां पर शांति की गारंटी दी है इस मॉडल ने। तो यह है बेल्जियम का सत्ता की साझेदारी का मॉडल। एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा फास्ट देखें। इस बेल्जियन मॉडल के अनुसार कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या एक बराबर कर दी गई है। दूसरा ये कि केंद्र सरकार से बहुत सारी शक्तियां लेकर के देश के दोनों राज्यों की सरकारों को दे दी गई है। तीसरा ये कि ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की एक अलग सरकार का गठन किया गया, उसमें भी दोनों समुदाय के मंत्रियों की संख्या एक बराबर रखी गई है। इसके साथ साथ वहाँ पर एक सामुदायिक सरकार का भी गठन किया गया, यानी कि हर समुदाय की अपनी अलग एक सरकार बना देगी जो वहाँ के भाषा, संस्कृति, शिक्षा इत्यादि संबंधित निर्णय लेती है। ठीक, तो ये है बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा 5 मार्कर में भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन कौन से। ओके, यानी कि यहाँ पे हमने पूरे चैप्टर में क्या समझा कि सत्ता की साझेदारी क्या है और क्यों जरूरी है, फिर ये कि होगी कैसे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से कि आधुनिक लोकतंत्रों की बात करें, आधुनिक डेमोक्रेटिक कंट्रीज की अगर बात करें, तो सत्ता की साझेदारी 4 तरीके से हो सकती है। कई सारे रूप ले सकती है, मुख्य तौर पे 4 रूप ले सकती है, यानी कि 4 तरीके से पावर शेयरिंग हो सकती है। सबसे पहला तरीका कौन सा है कि सत्ता के जो सरकार के बीच सत्ता की साझेदारी, यानी कि सरकार के विभिन्न कह सकते हैं अंगों के बीच में सत्ता की साझेदारी, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में यहाँ पे आएगा। तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता की साझेदारी, यानी कि इसको हम सत्ता का क्षैतिज वितरण भी कह सकते हैं। क्लियर। तो सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो उनके बीच में सत्ता की साझेदारी की जाती है। जैसे भारत में तो विधायिका, उसकी अपनी शक्तियां हैं, ओके, कानून बनाना, जैसे हमारे पार्लियामेंट की बात करें, कानून बनाना, बजट को पास करना, उनकी शक्तियां। ठीक। कार्यपालिका की शक्तियां, नीतियां निर्धारित करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। न्यायपालिका की अपनी शक्तियां। तो हो गई ना, एक के पास तो नहीं है ना शक्तियां, इन शक्तियों का बंटवारा हो गया कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में। तो ये एक तरीका ये हो गया कि इस तरीके से सत्ता का बंटवारा हो सकता है, यानी कि इसे बोलेंगे सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता की साझेदारी, या फिर इसे हम सत्ता का क्षैतिज बंटवारा भी कह सकते हैं। क्लियर। उस पर दूसरा तरीका है,
दूसरा तरीका कौन सा है कि सरकार के विभिन्न सत्रों के बीच में सत्ता की साझेदारी, विभिन्न लेवल के बीच में, यानी कि इसे हम सत्ता का ऊर्ध्वाधर या फिर लंबवत वितरण कह सकते हैं। लंबवत यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। देखिए कि सरकार के विभिन्न जो लेवल होते हैं उनके बीच में शक्तियों की साझेदारी यहाँ पर की जा सकती है। जैसे पूरे देश में हमारी केंद्रीय सरकार है, उसके बाद अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों पर सरकार है, और उसके बाद हम अगर स्थानीय लेवल पे बात करें तो स्थानीय सरकार है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। अपने यहाँ पे 3 लेवल है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गई, फिर लोकल गवर्नमेंट हो गई। अब तीनों की अपनी अपनी अलग अलग शक्तियाँ हैं। कुछ शक्तियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कुछ लोकल गवर्नमेंट के पास है। ये भी तो बंटवारा हो गया। एक लेवल की गवर्नमेंट के पास सारी शक्तियाँ नहीं, तो ये भी पावर शेयरिंग है। ओके, यानी कि दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सरकार के विभिन्न सत्रों के बीच में, सरकार के विभिन्न लेवल्स के बीच में सत्ता की साझेदारी, इसे हम सत्ता की साझेदारी का लंबवत बंटवारा कहेंगे, क्योंकि ये ऊपर से नीचे के लेवल का बंटवारा है। ठीक, तो इसको आपको थोड़ा सा समझाना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। उसके बाद नेक्स्ट जो तरीका है कि अगला जो तरीका है जिसमें सत्ता की साझेदारी की जा सकती है वह कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता की साझेदारी। अलग अलग जो सामाजिक समूह है उनके बीच में सत्ता की साझेदारी भी की जा सकती है। जैसे अगर हम देखें बेल्जियम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट है, तो वो क्या है, वो एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि वहाँ पर सत्ता की साझेदारी कर दी गई। अलग लेवल की गवर्नमेंट बन गई, हर एक ग्रुप की अलग अलग गवर्नमेंट है, हर एक भाषाई समूह की अलग अलग गवर्नमेंट है, वो अपने अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो वहाँ पे देखिए शक्तियाँ बंट गई ना, हर समुदाय को शक्तियाँ दे दी गई। अपने यहाँ पर भी ऐसा अलग अलग जो आयोग बनाए हुए हैं तो उनको अलग अलग शक्तियाँ दी गई कि हाँ इस वर्ग के पास ये शक्तियाँ रहेगी, इस वर्ग के पास ये शक्तियाँ रहेगी। तो इसे बोलेंगे सत्ता का सामाजिक समूह के बीच में बंटवारा। उसके बाद चौथा जो तरीका है, फोर्थ वे है, वो है विभिन्न राजनीतिक दलों और दबाव समूह के बीच में सत्ता की साझेदारी। वो कैसे होता है, डेमोक्रेसी में जो किसी को भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की आज़ादी है, किसी को भी दबाव समूह होते हैं, यूनियन बनाने की आज़ादी है, जैसे टीचर्स यूनियन होगी, लॉयर्स यूनियन होगी, किसान यूनियन होगी, है ना। तो इनको अपनी अपनी यूनियन या जिनको हम दबाव समूह कहेंगे क्योंकि दबाव डालते हैं अपनी मांगों के लिए, तो ये बनाने की आज़ादी है। इसके अलावा कोई भी आंदोलन भी कर सकते हैं, तो इससे भी सत्ता की साझेदारी होती है। क्योंकि आंदोलन जब किया जाता है या फिर यूनियन के द्वारा दबाव बनाया जाता है तो कैसे होता है कि हम अपनी मांगों को मनवाते हैं, या सरकार के गलत निर्णय होते हैं उनका हम विरोध करते हैं, तो ये भी तो सत्ता की साझेदारी होगी। एक तरीके से हमारे पास भी पावर होगी। ठीक, तो ये 4 तरीके हो सकते हैं सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता की साझेदारी, पहला हो गया। दूसरा, सरकार के विभिन्न लेवल्स के बीच में सत्ता की साझेदारी। तीसरा, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता की साझेदारी। और चौथा हो गया विभिन्न राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच में सत्ता की साझेदारी। ठीक, तो ये था हमारा इस चैप्टर और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर और ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। डिटेल में चैप्टर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। ओके, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी क्लास 10th का जीनियस बैच, और वहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के डिटेल वीडियो मिल जाएंगे, तो वो आप देख सकते हो। इसके साथ साथ हर चैप्टर के MCQs ऑलरेडी हम पब्लिश कर चुके हैं, तो वो आप देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को नहीं देखा तो वो भी आपको क्लास 10th के जीनियस बैच में मिल जाएंगे। इसके अलावा क्लास 10th सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को एक अलग प्लेलिस्ट में भी डाल दिया गया, तो वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।